हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम करेंगे बीएस का चैप्टर नंबर 10। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये 10 मार्क्स से लगभग आने वाला है। तो इस एक चैप्टर से आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और समझने वाली बात यह है कि ये चैप्टर इजी है, लेंदी है लेकिन इजी है। पढ़ने में हो सकता है आपको देखिए वो वीडियो इतना बड़ा है ना, अब वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखते हैं तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने हमेशा की तरह जो हमारे नोट्स होते हैं हमने उन्हें उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसे हाईलाइट कर रखा है, तो आपके नोट मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको येलो कलर में हाईलाइटेड दिख जाएगा। और हमेशा की तरह नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं प्रिपरेशन इस चैप्टर की, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेडिशनली जो मार्केट हुआ करता था इसका मतलब कुछ और होता था, बट समय के बदलाव के साथ मार्केट की डेफिनेशन में भी अंतर आया। और क्या अंतर था ये? ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये कहती थी कि जहां बायर और सेलर एक साथ आते हैं, जहां वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे मार्केट कहा जाता था। लेकिन आज के समय क्योंकि ये एक्टिविटीज़ पॉसिबल है थ्रू इंटरनेट, मेल एंड टेलीफोन, तो मॉडर्न डेज में इसकी जो डेफिनेशन है ये चेंज हो चुकी है। इसका जो स्कोप है ये ज़्यादा बढ़ चुका है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मार्केट है इसमें और भी कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? गोल्ड, कॉटन, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें। फिर आता है जोग्राफिक मार्केट। जोग्राफिक मार्केट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। टाइप ऑफ वायर के हिसाब से भी यहाँ मार्केट वरी करता है, जैसे कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड के थ्रू भी जैसे आप देखेंगे तो कई जगह रिटेल मार्केट मिलता है, कई जगह होलसेल मार्केट मिलता है। तो मार्केट की भी कैटेगरीज हैं, सिंपली याद रह जाएंगी। प्रोडक्ट के हिसाब से देखो तो कई मार्केट आपने ऐसे देखे होंगे शहर में जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कहीं कपड़ों के मार्केट होते हैं तो वहाँ सिर्फ कपड़े मिल रहे होते हैं। इसके अलावा जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से नेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? बायर्स की, तो कंज्यूमर मार्केट हो सकता है या इंडस्ट्रियल मार्केट भी हो सकता है, या इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मिलेगा क्वांटिटी के हिसाब से होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है। देन मार्केट ऑफरिंग एक कंप्लीट प्रपोजल होता है जहां पर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के अलग अलग एस्पेक्ट को समझ रहे होते हैं। सीधी सी बात है, मार्केट में आपको जो मिल रहा है ना वही मार्केट ऑफरिंग है। अब आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप उसमें क्या देखते हो? आप उसकी साइज देखते हो, आप उसकी क्वालिटी देखते हो, आप उसका टेस्ट देखते हो, साथ में ये भी देखते हो कि इसका जो प्राइस है ये सही है या नहीं, और ये प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है या नहीं है। तो एक अच्छा मार्केट तभी डेवलप किया जा सकता है जब बायर्स के नीड और प्रेफरेंसेस को समझा जाए। तो इसी वजह से मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है जहां पर इंडिविजुअल इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं ताकि वो कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ले सकें, ताकि अल्टीमेटली जो गुड्स या सर्विसेज हैं उन्हें परचेज किया जा सके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटर एंड सेलर। एक और बात, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इन सारे पॉइंट्स को जितना ज्यादा मिनिमलाइज, जितना ज्यादा सिंपल किया जा सकता था हमने ऑलरेडी कर दिया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। हम कोशिश करते हैं वीडियो लेकर आने की, ऐसा वीडियो जिसमें आपको क्वालिटी मिले रेदर देन क्वांटिटीज। हम वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आएंगे, लेकिन जितने लेकर आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। साथ में अगर आप कुछ ऐसे फीडबैक हमें देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हम एड ऑन कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मार्केटर और सेलर की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कोई अगर कस्टमर है ये ढूंढ रहा है सेटिस्फैक्शन को, तो जो मार्केटर है ये सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करता है। इन सिंपल वर्ड, सेटिस्फैक्शन को ढूंढता है कस्टमर और सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करता है मार्केटर। तो मार्केटर एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो ये मेक श्योर करती है कि
प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल रहें किनके पास, कस्टमर्स के पास, और जो कस्टमर की नीड है और वांट्स हैं ये पूरी हो सकें। तो नीड और वांट है क्या ये? तो मार्केटिंग हेल्प करती है लोगों की, ग्रुप्स की, जहां पर उन्हें जो कुछ चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो नीड एक सिंपल सी फीलिंग होती है जहां पर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कुछ कमी है, और उस कमी की जो फीलिंग है उसका महसूस होना ही कहलाता है नीड। जैसे प्यासे होते हो तो आप क्या बोलते हो? आई नीड वाटर। इसी तरीके से जब हम भूखे होते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा आने लगती है जहां पर हम ढूंढते हैं कि हमारे मन का खाना मिल जाए, ताकि जो हमें ये डिस्कम्फर्ट हुआ है भूखे होने की वजह से ये खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको साइज, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। इसके अलावा जो पोटेंशियल कंज्यूमर हैं इनके नीड और प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखा जाता है। देन कम्स कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग जो है ये फैसिलिटेट करती है, सुविधा देती है। कैसी सुविधाएं? जहां पर एक्सचेंज हो सके। किन का एक्सचेंज हो सके? गुड्स का, सर्विसेज का। और ये जो एक्सचेंज है ये किन के बीच में होगा? ये होगा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो एक प्रोडक्ट तभी खरीदा जाता है जब ऐसा लगता है कि वहां पर जो कंज्यूमर है उसे बेस्ट वैल्यू मिल रही है उस प्राइस के बदले में जो वो पे कर रहा है। इसी वजह से मार्केटर जो है ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में वो क्या ऐड कर सकें? वैल्यू ऐड कर सकें, ताकि जो कस्टमर है वो मार्केट में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर इससे चुने, ना कि उन प्रोडक्ट्स को। तो हमेशा मार्केटर कोशिश करते हैं कि वो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये जो सारी चीजें हैं जहां पर गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, इसके बदले में पैसा पे किया जा रहा है, तो ये जो सारा एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये एक्चुअली डेवलप कहां पर होता है और कहां आपको ये सारी चीजें मिलती हैं? मार्केट में। अगर ये नहीं होगा तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ही नहीं। तो यहां कंडीशन क्या है कि यहां पर बायर और सेलर होना चाहिए, और एक दूसरे के पास बायर और सेलर के एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि बायर के पास पैसे होते हैं तो सेलर के पास कमोडिटीज होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ये चैप्टर देखने में लंबा है बट बहुत इजी है, और मेरा एक्सप्लेनेशन इसे और ज़्यादा इजी बना देगा। आपको सुन के समझ आ जाएगा और लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मार्केट किसे किया जा सकता है? तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होती है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पैसे या कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें देते हैं जहां पर एक्सचेंज हो सके। बट मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो किनकी है? प्रोडक्ट्स की। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो आज तक हमने मार्केट में प्रोडक्ट्स तो देखे हैं, हमने उन्हें कैटेगराइज नहीं किया। आने वाले समय में जब भी अब आप मार्केट से गुजरे तो आप कोशिश करना कि आप जो आसपास चीज़ें देख रहे हो आप उन्हें कैटेगराइज कर पाओ, ताकि आपको और इजीली चीज़ें याद हो जाएं। तो इसमें है फिजिकल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट दैट यू कैन सी, दैट यू कैन टच, ऑल इन ऑल टेंजिबल प्रोडक्ट। फिर आता है सर्विसेज, इनटेंजिबल चीजें जैसे इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें। देन यू विल सी पर्सन ओवर देयर, प्लेसेस, इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। देन कम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमने मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम ये समझेंगे कि आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या। जैसे कि हमें शब्दों को सुन के ही समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या होता है, तो अब उसे जो मैनेज किया जाता है उन्हीं एक्टिविटीज़ को कहा जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बट ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है। आप जब मार्केट जाते हो तो खाली सड़क थोड़ी दिखती है आपको, लोग दिखते हैं, प्रोडक्ट दिखते हैं, एक्टिविटीज़ दिखती हैं, ढेरों चीज़ें दिखती हैं। और यहीं अब आपको वो क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जो आप काफ़ी ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे। तो समझेंगे कि क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको वो सारे प्रोसेस मिलेंगे जो गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें। ये सारे चैप्टर आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो सीरीज़ है
हमारी जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बेस्ड होगी उन सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस के ऊपर, इस ऑर्डर में आएंगी कि हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर पहले होंगे और ये एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, बट किसी को भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे के सारे जो चैप्टर हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो मार्केटिंग में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स और एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें पहला क्या है, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप यहां से एक सिंपल सा एग्जांपल आप अपने दिमाग में लेके चलिए कि मान लेते हैं आपको एक बिजनेस करना है, तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा। अब समझो आपको एक बिजनेस करना है और उस हिसाब से इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे एनालाइज करोगे मार्केट अपॉर्चुनिटी को। आपने जो बिजनेस करना है, आप कोशिश करोगे कि उस बिजनेस के मार्केट को समझ पाओ। कैसे? सबसे पहले आप करोगे मार्केट की रिसर्च। आप यहां देखोगे कि आपके जो टारगेटेड कंज्यूमर है उनकी नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, और उसके हिसाब से मार्केट ट्रेंड क्या है। साथ ही साथ में फिर आप मार्केट को क्या करोगे, सेगमेंट करोगे। सेगमेंट का मतलब देखो, आप बिजनेस करोगे तो सारा बिजनेस आपको तो मिलेगा नहीं, तो आपको कितना मिलने वाला है, उसके कितने चांसेस हैं, इसे ही बोला जाता है सेगमेंटेशन। और ये आपको समझ में कैसे आएगा, आपके कंज्यूमर के बिहेवियर से, और इम्पॉर्टेंटली डेमोग्राफिक, मतलब वहाँ जो जनता रहती है उनके बिहेवियर के हिसाब से। फिर आप उन्हें क्या करोगे, टारगेट करोगे बाय ऑफरिंग देम ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। देन कम पोजीशनिंग। फिर आप ऐसी कोशिश करोगे, आप एक ऐसी पोजीशन लेने की कोशिश करोगे जहां लोगों को ऐसा महसूस हो कि जो प्रोडक्ट आपने ऑफर किया है वो क्या है, वो डिफरेंशिएटेड है, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को हटकर रिप्रेजेंट करने की। जैसे कि आप हमें देख लीजिए, हमारा मोटो है कि हम आप तक क्वालिटी कंटेंट लेकर आएं, भले बहुत ज़्यादा ना लाएं, लेकिन लाएं तो ऐसा लाएं कि आपका भी माइंड ब्लो हो जाए, पढ़ के मज़ा आ जाए। तो ये था एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। देन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एक बार आपने समझ लिया कि मार्केट है क्या, उसके बाद आप देखेंगे और सोचेंगे कि हमें इसके लिए कैसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। तो आप यहाँ पर स्ट्रेटेजीज को डेवलप करोगे। तो इसमें जो पहली स्ट्रेटेजी है वो क्या है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। आप बताओगे कि आपके प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं, बेनिफिट क्या है। आप ब्रांडिंग करोगे अपने गुड्स या सर्विस की। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि इसकी हमें प्राइस क्या रखनी है। तो आप एक एप्रोप्रिएट प्राइस उसके लिए लेकर आओगे, और जो आप प्राइस तय करोगे आप उसमें क्या क्या ध्यान रखोगे कि कॉस्ट कितना है, कंपटीशन कितना है, और जो कंज्यूमर है उसके परसेप्शंस क्या हैं उन प्रोडक्ट्स को लेकर, उनकी सोच क्या है, उनकी धारणा क्या है। फिर जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि प्राइस क्या है, फिर आप करोगे प्रमोशन। भाई प्रोडक्ट लाए हो तो जनता को बताओगे नहीं क्या कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा थ्रू प्रमोशन। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हम समझेंगे बहुत अच्छे से इन डिटेल्स, बट यहाँ एक सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी रहता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। अब लोगों को पता चल गया, सब आपका प्रोडक्ट फेमस हो गया। अब वो प्रोडक्ट पूरे भारत के हर एक हिस्से से उसकी डिमांड आ रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह पर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा, जब आपने यहां से क्या सीखा कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है, तो आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करोगे। पर इंप्लीमेंट करने के लिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आपको 4 P का ध्यान रखना है, और वो 4 P's कौन है, वो 4 P's हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये आगे डिस्कस किए गए हैं, यहाँ आप एक सिर्फ सीक्वेंस में याद रखना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। देन कम्स रिसोर्स एलोकेशन। आप अपने रिसोर्सेज जो है अच्छे से एलोकेट करेंगे ताकि आप वो आउटकम लेकर आ सको जिनकी इच्छा आप रखते हो। फिर आप रखेंगे टाइमलाइन एंड बजटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको एक निर्धारित समय में कितनी सेल्स करनी है और कितना प्रोडक्शन करना है उसको तय कर देना।
फिर आता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें आपको उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना होता है ताकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएं। अब जब आपने आपके प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसके बाद जैसे आप अपनी ज़िंदगी को रोज़ाना मैनेज कर रहे होते हैं उसी तरीके से आपको आपके मार्केटिंग प्लान्स को भी मैनेज करना होता है। और ये जो प्लान्स होते हैं इसके लिए लगातार ज़रूरत होती है कि आप अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें लगातार मॉनिटर करें और कंट्रोल करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करें और ज़रूरत पड़ने पर उनमें एडजस्टमेंट भी करें। देन फीडबैक और एवेल्युएशन, यहाँ पर आपको आपके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हैं या नहीं, फ्रूटफुल हैं या नहीं, आपको देखना पड़ेगा, रेगुलरली फीडबैक देनी पड़ेगी, आपको उसका एवेल्युएशन करना पड़ेगा। जैसे हम वीडियो लगातार बना रहे होते हैं फिर भी हम बीच बीच में आपसे बोलते हैं कि अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो आप हमें देते रहें। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप चाहे वीडियो हो चाहे प्रोडक्ट हो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा निखार कर अच्छा बनाकर सबके सामने लेकर आए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। फिर आता है मार्केटिंग मैट्रिक्स। आपको यहाँ देखना होता है कि आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे हैं, आपके रेवेन्यू कितने हैं, आपकी सेल्स कैसी रही, मार्केट में आपका कितना शेयर है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा रहा, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने जो इन्वेस्ट किया है जो उसमें रिटर्न्स मिलते हैं उसे ही बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन आता है रिव्यूइंग एंड इम्प्रूवमेंट। आप आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे होते हो और आप कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर रहे होते हो कि मार्केट में कैसे डायनेमिक्स है, मतलब क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या कंपटीशन है, कस्टमर का फीडबैक क्या है। ये पॉइंट आपके खुद से एसोसिएटेड था, ये पॉइंट मार्केट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर मार्केट से आप देखते हैं, इंसाइट लेते हैं कि जो कस्टमर है वो आखिर आपको फीडबैक कैसा दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा? थ्रू सर्वेस, ग्रुप्स, मार्केट रिसर्च, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस समझ में आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आंसर राइटिंग में ये स्ट्रेटेजी याद रखना है कि ये वाले जो टर्म्स हैं ये आप एटलीस्ट इतना लिखो, इसके आगे के पॉइंट्स तो आप खुद भी समझकर लिख सकते हो। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आप आपके प्रीवियस मार्केटिंग एफर्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और उसे आगे चलकर सुधारोगे। देन अब ये समझ लेने के बाद आपको समझनी होगी फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर इनके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हमसे अक्सर बोला जाता है। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आ चुका था, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स विच आर वाइडली अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हों। तो ये हुआ किससे संबंधित? प्रोडक्शन से। फिर आता है प्रोडक्ट। अब बात अगर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की जाए तो कंज्यूमर फेवर करता है उन प्रोडक्ट को जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, जिनकी परफॉर्मेंस और फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। याद रखना, तो जो प्रोडक्शन है ये फोकस करता है ऑन क्वांटिटी, और जो प्रोडक्ट है ये फोकस करता है ऑन क्वालिटी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मतलब ये क्वालिटी पे फोकस करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर बेचनी है तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना होगा ताकि आप कस्टमर को कन्विंस कर पाए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि यू नीड टू फोकस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स डिलीवरिंग सेटिस्फैक्शन बेटर देन कॉम्पिटिटर। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? ये डिफरेंस है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे होते हो ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीद ले, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये ज़रूरतों का ध्यान रखता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिलीवर कर सके। नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये फोकस करता है उन मार्केट्स पर जो सोशल वेलबींग पर काम कर रहे होते हैं, मतलब समाज के हित के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके बारे में काम कर रहे होते हैं। देन अब अगर आपने ये डिफरेंसेस समझ लिए तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
क्या है इनके बीच डिफरेंस, समझेंगे। सबसे पहली बात, इनका ओरिजिन कहां से होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से शुरू होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये भी फैक्ट्री से शुरू होगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये भी फैक्ट्री से शुरू होगा, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये शुरू होगा मार्केट से, और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये शुरू होगा मार्केट एंड सोसाइटी से। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में यहां पर इसमें अगर हम फोकस की बात करें कि कहाँ फोकस करना होता है, तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था, अगर हम बात करें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की तो प्रोडक्शन में क्वांटिटी में फोकस करेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आप क्वालिटी पे फोकस करोगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो माल है उसे बेचने की कोशिश करोगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर की जो नीड्स हैं आप उसका ध्यान रखोगे, सोसाइटल मार्केट कॉन्सेप्ट में आप किसका ध्यान रखोगे कि यहाँ जो कस्टमर की नीड है वो क्या है, लेकिन साथ में आप इस पर भी ध्यान दोगे कि वो सोसाइटी के अच्छे से यानी कि वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। फिर समझेंगे मीन्स को, तो यहां पर मीन्स मतलब जरिए, तो ये फोकस करेगा अवेलेबिलिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे, ये फोकस करेगा प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे, ये फोकस करेगा सेलिंग पर और प्रमोशन पर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन पे काम करेगा, मतलब ये इन तीनों के थोड़े थोड़े से एलिमेंट लेकर चलेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब ये कोशिश करेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकें, क्वांटिटी भी देने की कोशिश करेगा, क्वालिटी भी देने की कोशिश करेगा, बेचने की भी कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या मिला आपको, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने के लिए मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का सीधा मतलब वही हुआ कि जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर चलता है, क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, अग्रेसिव मार्केटिंग भी। फिर इसके बाद आता है एंड्स, ये प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वांटिटी, ये कोशिश करेंगे थ्रू क्वालिटी, ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने की। आपको लगेगा कि ये दोनों एसोसिएटेड हैं, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मार्केटिंग है तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन तो देखने मिलेगा, हाउएवर थोड़ा थोड़ा अलग ये होते भी हैं। यहां पर फोकस किया जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कोशिश की जाएगी कि प्रॉफिट तो कमाया जाए लेकिन सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप देखेंगे कि आपको ट्रांसफर मिलेगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। यहाँ कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमाइज किया जाए कस्टमर की नीड को। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती हैं मार्केटिंग प्रोसेस में, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हैं काफ़ी इफेक्टिवली पूरे किए जा सके। मार्केटिंग के अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें पहला क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप एज अ मार्केटर, आप कौन है इसमें, एज अ मार्केटर कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे नेसेसरी डाटा को, जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट डेटा है आप उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ये जो प्रोसेस है ये समझता है कस्टमर की नीड्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कस्टमर की नीड को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है, तभी तो आप इफेक्टिव डिसीजन ले पाओगे, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं आप आगे चलकर दे पाओ। ये जो मार्केट इंफॉर्मेशन है इसे एनालाइज करके, इवेल्युएट करके आप समझ पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके लिए थ्रेट्स क्या हैं। सेकेंड पॉइंट इज मार्केटिंग प्लानिंग। ये एक एसेंशियल टास्क होता है एक मार्केटर के लिए, ताकि वो फॉलो कर सके सूटेबल मार्केट प्लान्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग गोल्स को पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टारगेट्स रख दिए जाते हैं। कैसे टारगेट रख दिए जाते हैं कि कोई एक मार्केटर है वो कलर टीवी बेचता है, और अभी भारत देश या कोई भी एक इकोनॉमी में उसका जो शेयर है वो है 10%, लेकिन उसने टारगेट सेट कर दिया कि अगले साल या अगले 3 सालों में उसे उसका शेयर 20% करना है। लेकिन सिर्फ ये सोच लेने से नहीं होता, उसे प्रॉपर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसे अचीव कर पाएगा। और प्लानिंग हर एक एस्पेक्ट में ज़रूरी होती है,
रेदर देन हार्ड वर्क फोकस ऑन स्मार्ट वर्क विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क। और प्लानिंग एग्जामिनेशन के समय भी अगर आप अच्छे से करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग के समय पॉइंटर्स में लिख के, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिख के अगर आंसर राइटिंग करते हो तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खैर, बात कर रहे थे हम यहाँ पर किसकी, कि आपको यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी प्रॉपर प्लानिंग को कहा जाता है मार्केट प्लान। देन अब आपको ऐसा समझ में आया कि यार कल को हमें हमारे प्रोडक्ट जो है इनको बढ़ाना है, इसकी सेल्स को बढ़ाना है, तो अब आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आप और अच्छे से डिज़ाइन और डेवलपमेंट करो। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हो ना आपको कौन से प्रोडक्ट पसंद आते हैं जिनकी डिज़ाइन अच्छी होती है, और एक वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट जो है ये परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करता है, साथ ही साथ में उसको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि मार्केट में उसे एक एज मिलती है, मतलब एक फ़ायदा, एक प्लस पॉइंट, एक बेनिफिट मिलता रहता है आगे। इसी तरीके से वो कंपनी जो है ये ग्रो करती है। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, डेवलप कर लिया है, लेकिन मार्केट में क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है? नहीं होता। हम तो पूरा मार्केट पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ क्योंकि अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो होते हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करना या ग्रेड करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में स्पेसिफिकेशंस को चेक किया जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ये यूनिफॉर्म है या नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं, क्या ये जो बायर है उनको उनकी क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग जो वो चाह रहे हैं उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो कुल मिलाकर खरीदार जो खरीदने का इच्छुक है उस गुणवत्ता, उस कीमत और उस पैकेजिंग के हिसाब से चीज़ें मेल खा रही हैं या नहीं खा रही। स्टैंडर्डाइजेशन जो है इससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि यहाँ थोड़ा सा जो नीड है इंस्पेक्शन की, टेस्टिंग की, एवेल्युएशन की, ये कम हो जाती है। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समझेंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसे इंस्पेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं सही है या नहीं, लेकिन अगर आप उसे क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे, शुरू में ही समझ लेंगे कि हमें इसमें ये चीज़ें डालनी हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मार्केट में आप देखेंगे कि काजू की 2-3 वैरायटी आती हैं, छोटे से लेके बहुत बड़े तक। उनके नाम होते हैं WD 160, 240, 320। तो ये उनके जो नाम है, जितना छोटा उतना बड़ा काजू होता है बाय द वे। अगर कोई एक सेलर उन्हें मिक्स करके बेचेगा तो खरीदने वाला भी कंफ्यूज, बेचने वाला भी कंफ्यूज। बट अगर उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, ग्रेडिंग कर दी, तब उसको कहीं ना कहीं से इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे क्या कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ग्रेडिंग is the method of sorting product into different categories based on key feature like quality and size। वही बात कि क्वालिटी और साइज के हिसाब से उसे सॉर्ट कर देना कहलाता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द आइटम जो जिनके स्पेसिफिकेशंस नहीं हो सकते, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे कि वीट और ऑरेंजेस। तो ऑल इन ऑल जहां पर डिफरेंशिएशन इजी हो जाती है तो वहां होता है स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मोबाइल हो गया, डिजिटल कैमराज हो गए या टीवी हो गई, इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन आती है, इसमें ग्रेडिंग नहीं आती। लेकिन ऐसी चीज़ें जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, टीवी को खोल के देख सकते हो, मोबाइल को खोल के देख सकते हो, तो स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ होगा। ग्रेडिंग अब आप मार्केट में जाते हो तो एप्पल थोड़ी खोल के देखते हो, ओ भाई कौन सा प्रोसेसर है इसमें, ऐसा तो है नहीं ना। तो वहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, ग्रेडिंग देखने के लिए मिल जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। एक बार और इनकी डेफिनेशन पढ़ना तो आपको क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा, बट आई गेस आ चुका होगा। तो ग्रेडिंग ये इंश्योर करती है कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। इसीलिए जो आपने देखे होंगे एप्पल महंगे आते हैं, उनमें स्टिकर्स लगे होते हैं, कई जगह पर बिना स्टिकर्स के एप्पल भी आते हैं। यही एग्जाम्पल है किसका, ग्रेडिंग का। और स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जांपल है, जो कंप्यूटर में प्रोसेसर डलते हैं i3, i5, i7, i9, Ryzen 5, 7, 9, ये सारे भी किस कैटेगरी में आते हैं ना, ग्रेडिंग में नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन में।
देन कम्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा पैकेजिंग में क्या, पहली बात, यू हैव टू क्रिएट एंड डेवलप कंटेनर फॉर दी प्रोडक्ट्स। जब आप उसे पैक कर देंगे तो उसके ऊपर आप आपकी जानकारियां देंगे, तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी दे देना कहलाता है क्या, लेबलिंग। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां मेरे पास एक बॉटल है, तो ये जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है ये पैकेजिंग है, बट इसके ऊपर ये जो किया गया है ये है लेबलिंग। लेबलिंग जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक सिंपल से टैग से लेके काफी बड़ी इंट्रिकेट, मतलब बहुत शानदार डिजाइन तक भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत बेसिक डिजाइन तो आपको पता ही है, लेकिन आप देखेंगे कभी बहुत महंगे लैपटॉप या बहुत महंगे लग्जूरियस आइटम जब भी आप लेते हैं तो उनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा शानदार होती है, देख के ही समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। तो पैकेजिंग का पर्पस क्या है? पहली बात, एक बेसिक पर्पस जो था कि भाई प्रोडक्ट सेफ रहे, तो प्रोडक्ट तो सेफ रहता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि देख के ही समझ में आ जाता है कि ये महंगा प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ, इससे जो कस्टमर हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये प्रमोशन का काम भी करता है, और उसी हिसाब से जो कस्टमर हैं ये जज कर सकते हैं क्वालिटी को पैकेजिंग की। एग्जाम्पल के लिए बहुत से जाने पहचाने ब्रांड्स जैसे लेज, अंकल चिप्स, क्लिनिक प्लस, ये सभी जाने जाते हैं किसके लिए, अपनी पैकेजिंग के लिए, क्योंकि इसी से उनकी ब्रांड इमेज जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। देन कम्स ब्रांडिंग। अब अगर हम बात करें ब्रांडिंग की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग ही है जो एक प्रोड्यूसर को, सेलर को इंटरनेशनली, नेशनली रिकॉग्नाइज करवाती है, एक पहचान दिलाती है। समझेंगे तो पहली बात, ब्रांडिंग जो है ये होता है नामकरण। ठीक है, किसका? आपके प्रोडक्ट का। तो आपके प्रोडक्ट का जो नामकरण है वो हो सकता है दो तरीके से, या तो आप जेनेरिक नेम ले लो या तो आप ब्रांड नेम ले लो। अब जेनेरिक नेम मतलब जो प्रोडक्ट है वही उसका नाम है। जैसे कोका कोला, कोला जो है वो सारे ड्रिंक्स बेटा जो वो आप देखते हो ना जो ब्राउनिश कलर में होते हैं वो सारे कोला की कैटेगरीज में आते हैं। इसीलिए कभी अगर आप मल्टीपल प्लेसेस में कभी अगर गए हो और आपने उसको एज अ कोला पढ़ा हो कहीं पर, भले वो कुछ भी हो, उसको बोला क्या जाता है, कोला। तो वहाँ उस कोला के आगे ही उन्होंने कोका ऐड कर दिया जिससे वो बन गया कोका कोला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरी भी है और नाम भी है, जैसे कि कोका कोला। और कुछ ब्रांड नेम भी होते हैं, जैसे रोटोमैक पेन हो गया, या मल्टीपल ब्रांड नेम तो आपके चारों तरफ होते हैं। ब्रांड नेम से फायदा क्या हुआ, आप जो प्रोडक्ट है उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, साथ ही साथ में आप इससे जो कस्टमर है उनकी लॉयल्टी डेवलप कर सकते हो। फिर अगेन एग्जांपल, जैसे आप देखोगे फिलिप्स या वीडियोकॉन, ये मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हैं अपने एक ही नाम से। क्यों? ताकि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसका भरोसा जो है वो उस एक ब्रांड पर बना रहे। तो बस ये काफी ज्यादा क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। देन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आप खुद जानते हैं कि जिस प्रोडक्ट में आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छे से मिलती हैं, आप उन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। लेकिन अगर जो कस्टमर है उसकी बातों को सुनना, प्रोडक्ट जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, गुड्स प्रोवाइडर जो है वो सुनना बंद कर दे, तो क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डिक्लाइन करने लगता है। तो इन सर्विसेज में क्या मिलता है एक्चुअली, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आप क्या क्या देखोगे, तो आपको यहाँ मिलेंगी आफ्टर सेल्स सपोर्ट, कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट है तो उन्हें हैंडल करना, अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना, कंज्यूमर अगर अच्छा है और वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, पैसे की कमी है तो उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, जैसे ईएमआई ऑप्शन, मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, कंज्यूमर जो है उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है प्रोडक्ट के बारे में तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज में आ जाते हैं। तो हमेशा ये सर्विसेज कोशिश करती हैं कि जो कंज्यूमर है उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
मिल सके। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज जो स्टैब्लिश्ड ब्रांड है उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में फोकस किया था तो वो ये है, और इसी वजह से वो आज सक्सेसफुल ब्रांड बनकर सामने आए हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इससे हुआ क्या? देखो, फायदा ये हुआ कि कंज्यूमर को अच्छे से अगर सपोर्ट किया तो वो प्रमोट करेंगे अपने साथ वालों को भी और खुद भी खरीदेंगे। तो यहाँ आपको रिपीट सेल्स देखने मिल जाएगी और कंज्यूमर्स की ब्रांड लॉयल्टी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जो आपने देखा होगा कि एप्पल यूज़र हैं, या जैसे मैं खुद एक सैमसंग यूज़र हूँ तो मैं सैमसंग के ही प्रोडक्ट प्रेफर करता हूँ। तो ये होता क्या है और मैं क्यों ऐसा करता हूँ? रीज़न ये है कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो बात अलग है, जेब खाली हो जाती है सभी की। खैर, बढ़ेंगे आगे और समझेंगे प्राइसिंग ऑफ दी प्रोडक्ट। अगेन एक क्रूशियल फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए, और वो क्या है? वो है प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की औकात कम है, प्राइस रख दी कहीं भी, या बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस रख दी एकदम लो। तो दोनों सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है वो बेचारा मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो जो कीमत है उसका तय कर देना, जो कस्टमर खर्च करेगा उसे ही बोला जाता है प्राइस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसी से आपका प्रोडक्ट अच्छा करेगा या बुरा ये समझ में आता है। एक और रीजन इसके बीच का क्या है? डिमांड एंड प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस जितना कम होता है कस्टमर उतना खरीदता है, और प्राइस जितना ज़्यादा होता है कस्टमर उतना कम खरीदता है। हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और ये सारी बातें मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के वीडियो में समझा चुका था। नेक्स्ट, जनरल रूल, वही बात कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उतना कम जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होगी, और जो डिमांड जितनी कम होगी उसके पीछे के कम होने का कारण क्या होगा? कारण होगा प्राइस का ऊपर जाना। तो यहाँ मार्केटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सारे फैक्टर्स का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखे जिसका असर मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइजेस की वजह से पड़ने वाला है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बाद हमारा अगला पॉइंट है क्या? वो है प्रमोशन। और प्रमोशन अगर हम समझें, जैसा कि नाम कहता है, प्रमोशन का मतलब यही होता है कि प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के फीचर को। कैसे? थ्रू एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या फिर सेल्स प्रमोशन। एक मार्केटर जो है ना, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है उन सारी चीज़ों का जो उसके प्रोडक्ट को काफ़ी आगे लेकर जाएंगे। जैसे कि प्रमोशन का बजट कितना रखना है, ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और प्रमोशन मिक्स को भी समझना। तो प्रमोशन का जो मिक्स होता है वो ये जो 4 पॉइंट है हमारे, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन से ही होता है। देन कम्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसा कि सुन के ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। आप मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड या पॉइंट हैं वो ये हैं कि आपको ध्यान में रखना होगा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए कि आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो या आपसे कोई होलसेलर खरीद रहा है और फिर वो पहुंचा रहा है, तो ये होता है चैनल निर्धारित करना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है फिजिकल मूवमेंट। अब जो आपका गुड्स है वो फिजिकली कैसे मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? तो यहाँ पर ये इंक्लूड करता है इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को। इसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप उसे कहाँ स्टोर करेंगे, तो स्टोरेज का अरेंजमेंट और वेयर हाउस का अरेंजमेंट। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यू हैव टू मेक श्योर कि जो डिमांड है वो हमेशा मीट अप होती रहे, वरना जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस होने लग जाता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना जरूरी है ताकि समय समय पर कस्टमर्स की डिमांड पूरी होती रहे, और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बनता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये कहता है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव कर सकते हैं, और इसमें जो गुड्स आते हैं स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, कोशिश की जाती है कि ये समय समय पर लोगों के पास पहुंचते रहें ताकि लोग उसे कंज्यूम कर पाएं और उसे यूज़ कर पाएं। तो चाहे आपका प्रोडक्ट जो है वो बन रहा हो आसाम में, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत है तो आपको वो पहुंचाने पड़ेंगे भारत के हर एक हिस्से में, चाहे वो तमिलनाडु हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान। आपका जो प्रोडक्ट है और आसाम फेमस है टी के लिए, तो ये चाहे समय पर इन सभी जगहों पर पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। तो मार्केट फर्म जो है ये इवेल्युएट करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा,
ये एवेल्यूएशन कैसे करेंगे? अरे भाई सोचो, आपको खुद ही ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है, जो टारगेट मार्केट है उसकी लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रखना है। समय है, चल जाएगा तो मालगाड़ी से भेज दो, थोड़ा और जल्दी भेजना है ट्रक से भेज दो, एकदम अर्जेंटली भेजना है तो आप फ्लाइट्स यूज करोगे। तो इसी का चयन करना होता है। फिर आता है क्या? स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब इनकी बात करें हम स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की, तो यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए हमेशा स्टोरेज बना के रखना पड़ता है। आपने देखा होगा बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना एक स्टोरेज हाउस बना के रखते हैं। तो यहाँ पर जो डिले आया है इसका कारण क्या है? अनप्रेडिक्टेबल डिमांड को आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, या कई बार जो सप्लाई है वो डिले कर जाती है, अनरिलायबल होती है। तो ये जो दो कारण हैं, ये कारण होते हैं किसके? उस डिले का, जो लोगों के खरीदने में और प्रोड्यूसर के बेचने में हो जाता है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि मार्केट अच्छे से चलता रहे विदाउट किसी इंटरप्शन, ये ज़रूरी है कि अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है ये अवेलेबल रहें। मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। इसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो चार मेन कैटेगरी हैं वो हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यहाँ पर जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैप हो सकते थे इस पीडीएफ में लगाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए इस चैप्टर को समझना और नोट्स बनाना। करेंगे इन्हें डिस्कस, ये जो 4 P's हैं इन्हीं को, जो मार्केटिंग मिक्स में होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो पहला है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं वो ऑफर की जा रही हैं। जो मार्केटिंग है इसमें आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं, जो एक्सचेंज किए जाते हैं कस्टमर की नीड्स के हिसाब से। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। देन कम्स प्राइस मिक्स। यहाँ पर जो डिमांड है प्रोडक्ट की और सर्विस की, ये प्राइस के हिसाब से चलती है। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस देनी होती है किसकी? प्राइस की। लोअर प्राइस की वजह से हायर डिमांड होती है एंड वाइस वर्सा। मार्केटर्स जो होते हैं ये जो प्राइस है बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रखते हैं। तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है किन को ध्यान में रखा जाता है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट क्या है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर की डिमांड कितनी है। साथ ही साथ में इसमें आफ्टर सेल्स सर्विसेज, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराना, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, ये सारे भी क्रूशियल फैक्टर हो जाते हैं। अगेन आप देखोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा आपने पढ़ा बहुत सारा है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि सेम है। आप एक बार अगर इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो ये चैप्टर क्योंकि रिपीटेडली पॉइंट्स यूज कर रहा है तो बड़ा लगता है बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज प्रमोशन मिक्स। तो वही बात यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, ना सिर्फ पहुँचाया जाए बल्कि उन्हें परसुएड किया जाए, उन्हें मनाया जाए उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और ये कैसे संभव है? थ्रू प्रमोशन, है ना। तो आप एड्स देखते हो जो टीवी में, वो क्यों आते हैं? ताकि जो कंपनीज हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसुएड कर सके चीज़ों को खरीदने में। इसके की मेथड क्या है? तो आप देखोगे कुछ ही है, जैसे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी या फिर सेल्स प्रमोशन। फिर आता है प्लेस मिक्स। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वही वाला पॉइंट यहाँ वापस से आ जाता है कि सही समय पर सही जगह पर जो आपका प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि कंज्यूमर उसको खरीद सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो जो प्रोडक्ट है ये फीचर करता है उन सारी चीज़ों को दैट इज बॉट फॉर इट्स एबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक नीड। तो पॉइंट जहरीला है, सिंपल सा मतलब ये है कि कंज्यूमर को जो ज़रूरत होती है उसी को पूरा करने के लिए वो चीज़ें खरीदता है। अ बायर परचेसेस अ प्रोडक्ट
और सर्विस फॉर वॉट इट ऑफर्स द एडवांटेजेस इट ब्रिंग्स। तो बायर वही चीज़ें खरीदता है जिससे उसको एडवांटेजेस मिलते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये 2 पॉइंट आपको याद ना भी रहे तो भी चलेगा, बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 बेनिफिट हो गए, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो आप सोच के देखो, आप जब भी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप इन्हीं 3 बेनिफिट्स को ढूंढते हो, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट आ जाता है क्या? फंक्शनल बेनिफिट। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। मोबाइल खरीदते समय आप देखते हो ना कि इसमें कितनी रैम है, कितनी रोम है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये क्या हो गया? फंक्शनल बेनिफिट। फिर आता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल बेनिफिट, क्योंकि यहाँ से आपको फील आता है ऑफ प्रेस्टीज एंड सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल के लिए लोग जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि नाम तो वैसे वो फंक्शनल बेनिफिट्स का लेते हैं, बट डिपेंड करता है कंज्यूमर की नीड पर। इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल बेनिफिट्स हैं, साथ में क्या है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि ये जो मुद्दा है ये था ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज एंड सेटिस्फैक्शन। देन कम्स सोशल बेनिफिट। यहां पर ऐसा लगने लगता है लोगों को, या लोग फील करते हैं कि वो अब ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल हो गए हैं। चाहे वो आपके किसी फंक्शन में जाने को लेकर, नए कपड़े खरीदने की बात हो या एक नए फ़ोन की बात हो, आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो है फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। फिर भी इनकेस अगर आप भूल जाते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने रख दिया है। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैटेगराइज किए गए हैं 2 टाइप में। पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहां पर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है इनकी भी कैटेगरीज हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे गुड्स एंड आइटम होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा खरीदे जाते हैं उनके पर्सनल यूज के लिए, ताकि उनकी नीड और वांट को पूरा किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए सोप, एडिबल ऑयल, फूड आइटम्स, क्लोथ, टूथपेस्ट, फैंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी होती हैं 3 कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज क्या हैं? पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट खरीदा और ख़त्म, वो वाले प्रोडक्ट है ना। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब जो इजीली खरीदे जा सकते हैं, कम एफर्ट के साथ खरीदे जा सकते हैं। आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये लो प्राइस होते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदे जा सकते हैं। फिर आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो बायर है कंपैरेटिवली कन्वीनियंस प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, उनके बारे में सोचेगा, देन उनको खरीदेगा। यहाँ पर कुछ फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, और वो कौन से फैक्टर जो यहाँ कंसीडर किए जाएंगे? वो सारे फैक्टर हैं यहाँ पर क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल एंड सूटेबिलिटी। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें जो थोड़ी सी महंगी होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा चलती हैं और पब्लिकली विजिबल भी होती हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज़, ज्वेलरीज, फर्नीचर, रेडियोस, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं वो प्रोडक्ट जिसको कंज्यूमर खरीदता है बहुत ध्यान से, सावधानी के साथ में, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रोडक्ट होते हैं महंगे, और अगर एक बार प्रोडक्ट खराब आ गया तो उसका गिल्ट बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। इसमें जो इनके लॉयल कंज्यूमर्स होते हैं वो दे गो आउट ऑफ देयर वे टू परचेज देम। जैसे कि कोई भी नया फ़ोन आता है, ऑरेंज फ़ोन, ठीक है, अब ऑरेंज फ़ोन 17 की सेल आने वाली है, लोग बहुत सारी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। अब वहाँ पर बहुत से कंज्यूमर ऐसे होंगे जो खरीद सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे होंगे, अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके उनको खरीद रहे होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिल जाएगा? आर्ट वर्क देखने मिल जाएगा, एंटीक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें लोग जो हैं वो दूर दूर से लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करके उन चीज़ों को खरीदने के लिए आ जाते हैं। ऑल्दो जो मैंने बताया है वो भी इसी एग्जाम्पल की श्रेणी में आता है।
तो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो लोग हैं सलोन्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, टेलर्स के पास जाते हैं, तो यहाँ पर जो डिमांड होती है इन प्रोडक्ट्स की ये स्टेबल होती है। इवन चाहे प्राइजेस बढ़ जाते हैं फिर भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको खरीद रहे होते हैं, यानी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को। ये वाला पॉइंट आप कट कर देना, जरूरी नहीं है इन डेली लाइफ वाला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ वो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो यूजुअली इनपुट्स का काम करते हैं। कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल स्टेजेस में ले जाने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है वही प्रोडक्ट्स कहलाते हैं क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या मिलेगा आपको इसमें देखने, आपको इसमें मिलेंगी बड़ी बड़ी मशीनरीज, रॉ मटेरियल, इंजन्स, लुब्रिकेंट्स, टूल्स, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये यूज होते हैं बिजनेसेस में एंड नॉन पर्सनल यूज में। कोई पर्सनल यूज के लिए इनको नहीं खरीदता, ताकि फर्दर प्रोडक्शन जो है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वो हो सके। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और क्या क्या आपको देखने के मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा मतलब कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें आपको मिलेंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, माइनिंग कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटीज, ये सारे। इंडस्ट्रियल गुड्स की भी और कैटेगरीज हैं 3। तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इनमें क्या देखने मिलेगा, बहुत बेसिक सी बात है। आपको इंडस्ट्री में चले जाओ क्या मिलेगा देखने, आपको वहां मिलेंगे मटेरियल और पार्ट मिल जाएंगे देखने के लिए। मटेरियल जैसे रॉ मटेरियल देखने मिल जाएगा, रॉ मटेरियल के आपके अलावा आपको मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल मतलब मशीनरीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। मशीनरीज में आपको कंपोनेंट मटेरियल मिल जाएंगे ऑफ ग्लास, आयरन एंड रॉड, कंपोनेंट पार्ट जैसे टायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टीयरिंग व्हील्स, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर आते हैं कैपिटल आइटम, ऐसे प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन, जैसे कि एलिवेटर हो गए या मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में, बनाने में मदद करता है। इक्विपमेंट जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, हैंड टूल्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे, कैपिटल आइटम्स में। फिर आता है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं और मदद करते हैं प्रोडक्ट्स की फर्दर डेवलपमेंट में। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मेंटेनेंस और रिपेयर आइटम्स, जैसे कि पेंट हो गया, कीलें हो गई। इसके अलावा ऑपरेटिंग सप्लाई जैसे लुब्रिकेंट, कंप्यूटर स्टेशनरी, राइटिंग पेपर, ये सारी चीज़ें। अरे सिंपल सी बात है भाई, देखो एक बड़े से फैक्ट्री में वहाँ की मशीनरीज पर कुछ ऐसी चीज़ें भी तो लगती हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं चलती, जैसे उनका ऑयल ख़राब हो जाता है, आपकी कार या बाइक का भी ऑयल ख़राब होता है, राइट। तो यही एग्जांपल है। तो ये क्या है, ये सप्लाई और बिजनेस सर्विसेज में चला जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्रांडिंग। तो अपने प्रोडक्ट को नाम या साइन या सिंबल दे देना कहलाता है क्या, ब्रांडिंग। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्वालिटीज क्या है, तो पहला है शॉर्ट एंड इजी, वो छोटा होगा, बोलने में आसान होगा और लोगों को याद भी रह जाएगा, जैसे कि VIP, रिन, विम, पॉन्ड्स, ये सारे नाम क्या हैं, काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। सजेस्टिव, इनके नाम सुन के ही समझ में आना चाहिए कि इनके फीचर्स क्या होंगे। डिस्टिंक्टिव, नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और सबसे हटके हो, किन लोगों से, जो हमारे कंपटीशन में हैं। एडेप्टेबल, ये नाम ऐसा होना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल लगे। फ्लेक्सिबल मतलब कैसा, कि मल्टीपल जो लैंग्वेजेस हैं वो हो गई, या मल्टीपल प्रोडक्ट ही आप उसके लॉन्च कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेबल रहे। जैसे टाटा के प्रोडक्ट हैं, तो कितनी सारी जगहों पर कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन इजीली एडेप्टेबल होते हैं। फिर होते हैं वर्सेटाइल, इसके प्रोडक्ट में आगे चल के और भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो ऐड किए जा सकें। लीगली प्रोटेक्टेबल, नाम रखना है तो ऐसा रखना है कि आप उसे प्रोटेक्ट कर पाओ, आपको उसके कॉपीराइट मिल पाए, वरना ऐसा हो कि आपने कुछ ऐसा नाम रख लिया कि आप उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वैसे नाम का प्रोडक्ट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा हो। देन आता है क्या,
स्टेइंग पावर। ब्रांड के नाम में इतनी दम होनी चाहिए कि वो मार्केट में लंबे समय तक टिका रहे और आउटडेटेड ना हो। अब ब्रांडिंग जो है ये बहुत सारे फायदे लेकर आते हैं, और वो फायदे क्या हैं? वो फायदे हैं कि ब्रांडिंग जो है ये हेल्प करता है मार्केटर्स को अपने प्रोडक्ट्स को हटकर दिखाने में अपने कॉम्पिटिटर्स से। ये अलग अलग बेनिफिट प्रोवाइड करता है सेलर को भी और कंज्यूमर को भी। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, इजीली जो कंज्यूमर है वो उन्हें पहचान लेता है। ब्रांडिंग जो है ये एनकरेज करती है कस्टमर की लॉयल्टी को, ताकि वो बार 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 उसे परचेज कर सके। और इसी वजह से वहाँ पर हमेशा एक ब्रांड कोशिश करता है कि वो अपने ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सके, ताकि जो कंज्यूमर हैं उन्हें जिस क्वालिटी की आदत लग चुकी है वो क्वालिटी उन्हें मिलती रहे। देन कम्स पैकेजिंग। अब आपने ब्रांडिंग कर ली, तो ब्रांडिंग के बाद आप क्या करोगे? पैकेजिंग करोगे। और उनके ऊपर जो रैपर लगाना होता है, याद रखना ये जो लिखा है इस पर ध्यान मत देना, वो लेबलिंग है। इनमें ये जो मटेरियल लगाया गया है इसे ही बोला जाता है क्या? पैकेजिंग। तो समझिए पैकेजिंग को, तो ऊपर का जो कंटेनर या रैपर होता है इसे ही बोलते हैं पैकेजिंग। इसके 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। तो प्राइमरी में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको इमीडिएट पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सेकेंडरी में एक एडिशनल लेयर डाल दी जाएगी ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये रेडी टू यूज रहे। बट इसे अगर बल्क क्वांटिटी में भेजना है, बहुत सारा भेजना है, तो एक और बॉक्स ऐड किया जाएगा जिसे थर्ड कैटेगरी में डाला गया है और उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ये हेल्प करता है स्टोरेज में, आइडेंटिफिकेशन में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पर ये देखोगे मॉर्टिन जो है ये कॉरुगेटेड बॉक्स, कॉरुगेटेड बॉक्स, अरे गत्ता देखा है ना भाई, गत्ते वो जिसमें टीवी फ्रिज सब पैक होके आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो गत्ते होते हैं इन्हें ही बोला जाता है क्या? कॉरुगेटेड पैकेजेस। तो आपको इसके अंदर जो है प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और ये जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसे ही बोला जाता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ये हेल्प करता है ताकि इजीली प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जा सके और वेयर हाउस में स्टोर भी किया जा सके। तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है? तो पैक करके सामान क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, पता ही चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है। प्रोटेक्शन, यहाँ पर स्पॉइलेज मतलब खराब होना, टूटना, लीक करना, चोरी, डैमेज या जो वेदर के इफेक्ट होते हैं इन सब से बचाया जा सकता है किनको? प्रोडक्ट को। जो उपयोगिता होती है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे आप इजीली खोल सकते हो, चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो चावल की आप चावल का पैक मंगाते हो 5 किलो 10 किलो, तो उसमें बोरी में ही उन्होंने क्या पकड़ने का हैंडल दिया होता है। क्यों? ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर पाए, आपके लिए ईजी टू कैरी हो जाए, और आपको इसी से क्या मिल जाता है? कन्वीनियंस मिल जाता है। फिर आता है क्या? प्रोडक्ट प्रमोशन। अब प्रोडक्ट प्रमोशन को अगर हम समझें तो जो प्रोडक्ट प्रमोशन होता है यहां आई कैची होता है। ये इसमें आपको कलर्स मिल जाते हैं, इमेजेस मिल जाती हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, पैकेजिंग होती है, उसमें फॉन्ट्स ऐसे लिखे होते हैं जो आपका ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। और स्पेशली कहाँ पर है? अगर वो पॉइंट ऑफ सेल में, मतलब कहीं भी अगर वो रखा हुआ तो आपका ध्यान तुरंत प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर पैकेजिंग अच्छी है तो आप इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके कलर से, साइज से, मटेरियल से। एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे जो एक पेंट होता है या हेयर ऑयल होता है, इसे से ही समझ में आ जाता है देख के कि इसके अंदर की क्वालिटी कैसी होगी। एडवांटेजेस देखेंगे पैकेजिंग के। एक और बात, अगर आप मेरे किसी पॉइंट से अग्री या डिसअग्री करते हैं तो ये आपका ओपिनियन है। मैंने आपको सिंपली कुछ फैक्ट्स के अलावा वही एक्सप्लेन किया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और जो आपको एक्सप्लेन किया गया है। एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग: राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि जो पैकेजिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, इससे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो जो पैकेज्ड गुड्स है उन्हें खरीदें। खुले हुए गुड्स में क्या होती है? मिलावट होती है। लोग ज़्यादा बंद प्रोडक्ट को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट होने के चांसेस कम होते हैं।
सेल्फ सर्विस आउटलेट। एग्जाम्पल जो है पतंजलि, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस स्टोर देखने मिल जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने आप ही उनका प्रमोशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैकेजिंग के साथ पर्सनल सेलिंग भी इमीडिएटली हो जाती है। तो पैकेजिंग के बाद आता है हमारा लेबलिंग। जैसा कि मैंने आपको पैकेजिंग के समय बताया था, ये जो प्रिंट होता है पैकेजिंग के ऊपर, इसे ही बोला जाता है लेबलिंग, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़ता है पैकेजिंग के ऊपर और यहीं से सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका नाम क्या है, किसने से बनाया है, इसके अंदर क्या है, एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके कुछ फंक्शंस जो हैं, उसमें पहला फंक्शन है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल आप जैसे कि देखें, आपको पता होगा, अगर आप कैडबरी की चॉकलेट देखेंगे तो आप इजीली उनको पहचान जाते हैं। और क्यों पहचान जाते हैं? इसलिए क्योंकि उसका कलर जो है थोड़ा हटके होता है। नेक्स्ट, ये इसके कंटेंट्स के बारे में भी आपको बता देता है। देन कम्स ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपको यहां से ये बात समझ में आती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रुक बॉन्ड है, ये अपनी चाय पत्ती अलग अलग कैटेगरीज में लेकर आता है ताकि कंज्यूमर्स के उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल सके। लेबलिंग हेल्प करती है प्रोडक्ट्स के प्रमोशन में, क्योंकि जब भी कुछ ऑफर होते हैं तो वो बाहर लिख देते हैं, जिन्हें देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर न सिर्फ ये सारी जानकारियां जो मैंने आपको बताई ये उपलब्ध हैं, बल्कि वो जरूरी जानकारियां जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं कि जो उपभोक्ता है उसके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो वो भी लेबलिंग के थ्रू मेंशन की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये भी वो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, वरना वो क्यों ही ऐसी पैकेजिंग करके देते जिससे कंज्यूमर डिसअपॉइंट हो। ऑल तो जिनको आदत होती है वो डिसअपॉइंट क्या ही होंगे। अब हम समझेंगे प्राइस मिक्स को। तो प्राइस मिक्स का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो एक बायर ने पे करा है या एक सेलर ने रिसीव किया है। ये सेलर के लिए भी जरूरी होता है, बायर के लिए भी जरूरी होता है, और अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी यानी कि होलसेलर है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर पैसा देने के लिए तभी तैयार होता है जब उसे ऐसा लगता है कि उसे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। अब प्राइसिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं हम देखेंगे। तो कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। कई बार मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाने के लिए, अपना शेयर बढ़ाने के लिए प्राइसेस को कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सकें। और अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो प्राइस वहां पर लो ही रहेगा, वरना कोई और प्लेयर आएगा और उसको रिप्लेस कर देगा। यहां एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है। फिर डिमांड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हाई डिमांड और लेस सप्लाई ये अलाउ कर देगी इंक्रीज इन प्राइस। मतलब डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो यहां पर जो प्राइस है इसे बढ़ाया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो मजबूरन जो है प्राइस इसको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपटीशन इन मार्केट। तो कॉम्पिटिटर को देखकर ही जो प्राइजेस है उन्हें तय किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो प्रोडक्ट हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्राइसिंग रेगुलेशंस के हिसाब से, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इन्हें फॉलो करना होता है। देन कम्स प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप में ये पहला पॉइंट होता है, स्टेप होता है ऑर्डर प्लेस करने का। जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास पहुंचेगा अलग अलग चैनल्स के थ्रू, और कई बार ऑर्डर जो हैं कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स के पास भी वापस पहुंचते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो प्रोडक्ट जिन चैनल के थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचा है या कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास पहुंचा है, ये काफ़ी इजीली पहुंच जाए। तो यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एफिशिएंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर जो गुड्स हैं लेट पहुंचेंगे, इनकरेक्ट क्वांटिटीज़ में पहुंचेंगे या गलत स्पेसिफिकेशन के पास पहुंचेंगे, तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो
डिससेटिस्फैक्शन फील करेगा और जो बिजनेस है उसे लॉन्ग टर्म में लॉसेस शुरू हो जाएंगे। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स का एक जगह से मूव करना दूसरी जगह पर ही कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो इसी का पार्ट है, दैट इज प्लेस मिक्स का। इन्वेंट्री कंट्रोल, यहाँ पर जो हमने बात की थी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की, वो वाला पॉइंट मेंशन है। और फोर्थ पॉइंट खुद अपने आप में क्या है, वेयर हाउसिंग। तो ये जो सारे पॉइंट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट सेग्रीगेट होने के बाद भी, अलग अलग होने के बाद भी वो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो एक ही पॉइंट दो दो जगह यूज हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर देखने में लंबा है, अगर समझ में आ गया तो कुछ ही एलिमेंट याद रखने, पूरा चैप्टर आपका, पूरे 10 मार्क्स आपके। मूविंग ऑन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैटेगरीज, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पर दो चैनल होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मतलब जो निर्माता है वो डायरेक्ट उपभोक्ता के पास, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को अगर कुछ बेच देता है तो ये हो जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है इनडायरेक्ट। इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर, फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, फिर जो थर्ड है वो है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर। अब प्लेस मिक्स को समझ लेने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है वो है क्या, प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन करना जो हम डिस्कस कर चुके थे कि जो भी प्रोडक्ट है उसे प्रमोट किया जाता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके टूल्स क्या हैं। तो पहला है एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल है जो यूज किया जाता है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो कंज्यूमर है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है और कॉन्फिडेंस है, दोनों को गेन करने में काम आएगा। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड अगर कम थी तो अब वो बढ़ जाएगी। मार्केट शेयर अगर कम था तो अब वो बढ़ जाएगा। अगर उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट पहले कम दिया जा रहा था लोगों को, तो अब वही कंपनी, क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ गई है, मार्केट शेयर बढ़ गया है, तो अब ये एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर नॉलेज मिलेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स का और किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का खतरा नहीं रहेगा। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद आता है क्या, पर्सनल सेलिंग। यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, कि जो बायर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं सेलर या सेलर के जो लोग होते हैं वो सारे। इसके फीचर क्या होते हैं, इसके फीचर ये होते हैं कि सबसे पहला इसमें एक डायरेक्ट सेलिंग हो जाती है। कन्वर्सेशन जो है वो ओरल हो जाता है, जिस वजह से जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। फिर अगर किसी भी तरीके की क्वायरीज आ रही हैं तो उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई मिल जाएगी। इसके बाद डेवलपमेंट होता है कस्टमर के साथ, और किसके साथ, कस्टमर जो है रिलेशनशिप डेवलप करता है जो सेल्स की जा रही है जिस प्रोडक्ट की, उस प्रोड्यूसर के साथ। उसका कॉन्फिडेंस जो है कस्टमर का वो प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ने लग जाता है। यहां पर एक अच्छे सेल्स पर्सन के ट्रेट्स गिवन है। तो क्वालिटीज अगर हम देखें एक अच्छे सेल्स पर्सन की, तो फिजिकल क्वालिटीज में क्या है, फिजिकल क्वालिटी में उसकी पर्सनैलिटी का अच्छा होना जरूरी है, उसकी हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है, उसके स्टेमिना का अच्छा होना जरूरी है। वरना पता चला कि सेल करने के लिए गए थे, कुछ प्रोडक्ट धूप में चक्कर खा के गिर पड़े, 9 की मुर्गी 90 का मसाला हो गया काम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए। प्रोडक्ट बेचने के लिए 5 लोगों ने नहीं खरीदा तो डिसअपॉइंट हो गए, डिप्रेशन में चलेगा, नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर टेक्निकल क्वालिटीज़, यहाँ पर जो सेल्समैन है ये प्रॉपरली टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी उसको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब इन 3 क्वालिटीज़ के अलावा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है, और वो क्या है, गुड कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। मैं कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ पर जो सेल्समैन रहे उन्होंने कम्युनिकेट किया,
मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मैं वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने इतना बुरा मुंह लगाया बनाया कि देख के सारा दिन खराब हो जाए। तो ये मेरे साथ तो हुआ है, अगर आपके साथ हुआ तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ था शॉर्ट में। मूविंग ऑन, तो ये जो लोग थे ना, ये अच्छे सेल्समैन नहीं थे, इनका कम्युनिकेशन जो था ये अच्छा नहीं था। फिर आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट कुछ का कुछ बोल कर अगला पॉइंट है ऑनेस्टी। वैसे तो ऑनेस्टी लाइफ के हर एक सेगमेंट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर्सनल सेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो कस्टमर है ये पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन हाई रखता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन अगर सटीक नहीं हुई, गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो कहीं ना कहीं उसका मूड ख़राब हो जाएगा कल को, और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो जाएगी। फिर आता है कर्टेसी। अ सेल्समैन हु इज पोलाइट एंड कर्टियस जनरेट बायर्स कॉन्फिडेंस। एक ऐसा सेल्समैन जो पोलाइट रहता है ना, कृतज्ञ रहता है, तो ऐसे ट्रेट्स वाले, ऐसे गुण वाले जो सेल्समैन होते हैं, ये कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी जल्दी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में, और ऐसे लोगों से भी आप अक्सर टकराए तो होंगे। नेक्स्ट, परसिस्टेंट, मतलब नेवर गिव अप वाला जो मूड होता है उसे बोला जाता है परसिस्टेंस। और इसमें जो सेल्समैन है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो कंज्यूमर है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। देन कम्स सेल्स प्रमोशन। यहां पर ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो यूज की जाती हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो टेक्निक्स में क्या है? पहला, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव आर डिजाइन टू एनकरेज बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। आप गए होंगे मार्केट में, आपने देखा होगा बाय टू गेट 50% ऑफ। तो ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ही है ताकि आप चीज़ें खरीद सको। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो होती हैं बिजनेस में, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस इंप्लीमेंट करता है ताकि उनकी जो सेल्स है ये स्टिमुलेट हो सके, मतलब बढ़ सके, कस्टमर जो है ये अट्रैक्ट हो सके और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। इसके लिए क्या क्या करा जाता है आप सब कुछ जानते हैं। पहला, कूपन दिए जाते हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ओ भाई अभी ले लो, अगर अभी नहीं मिला तो आगे चल के महंगा हो जाएगा, फिर कैसे खरीदेंगे। दूसरा, फ्री सैंपल्स। आजकल एक ये आपने मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस किया होगा कि लिखा रहता है कि बाय एट ₹1। आप खरीदोगे प्रोडक्ट, आगे जाओगे तो जैसे ही ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो लिखा आएगा ₹99 डिलीवरी फीस। वो प्रोडक्ट एक्चुअली फ्री ही है, वो आपको एक सैंपल भेज रहे हैं, है ना, ताकि आप उसे ट्राई कर सको। तो फ्री के नाम पे उन्होंने आपको बेचा है, लेकिन कई बार सच में भी फ्री सैंपल अवेलेबल होते हैं जो बड़े पैकेट्स के साथ में दे दिए जाते हैं। जैसे मैगी ने शुरू में मैगी मसाला को बेचने के लिए एक कॉम्बो बनाया था, मैगी के साथ एक अलग से मैगी मसाले का पैकेट रख के बेचना शुरू किया था। फिर आता है बाई वन गेट वन, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या होता है। देन कम्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये भी इजी है। अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स, और इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर जो कि यूज किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर जो है उन्हीं के पास जाए, डिस्काउंट के लिए, फ्री प्रोडक्ट्स के लिए। फिर आता है बंडलिंग। तो यहाँ जो बंडलिंग मैंने आपको बताया था, जो मैगी और मैगी मसाला वाला ऑफर था, वो बंडलिंग ही होता है। अक्सर एक प्रोडक्ट के साथ में कोई और प्रोडक्ट रख दिया जाता है जो बन जाता है बंडलिंग, और यही छोटा वाला कहलाता है सैंपल। फिर आता है फ्लैश सेल। आपने सुना होगा जो ऑनलाइन सेल आती है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सब फ्लैश सेल्स ही लेकर आते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट होता है उसे जल्दी से जल्दी बेचने के लिए वो प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। और ये ना सिर्फ वहाँ बल्कि अक्सर मार्केट में ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, अक्सर शॉप्स में जो आप देखते हैं कि फॉर 3 डेज, फॉर 4 डेज, कभी क्रिसमस सेल, कभी न्यू ईयर सेल। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं फ्लैश सेल में। फिर आता है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम वही है कि आप ऑल इन ऑल लोगों को जोड़ो, तो उन लोगों को जोड़ने के बदले
आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा और इसे ही बोला जाता है क्या, रेफरल प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक रिलेशंस। आपने देखा होगा पीआर अक्सर ये शब्द आजकल सुनने मिलता है, पीआर टीम, तो उसे बोला जाता है पब्लिक रिलेशन टीम। कंपनी बड़ी है, गलतियां होती हैं, कहीं भी कभी भी कैसी भी हो जाती हैं, तो उस ब्रांड इमेज को सुधारने के लिए पीआर टीम रखी जाती है। कई बार ब्रांड इमेज को इंप्रूव करने के लिए पीआर टीम रखी जाती है। तो जनता और ब्रांड इनके बीच में एक समन्वय बना रहे, एक अच्छा रिलेशन बना रहे, इसके लिए अपॉइंट की जाती है कौन सी टीम, पीआर टीम। और यही रिलेशनशिप जो है ये कहलाती है पब्लिक रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टूल होता है मार्केटिंग मिक्स में, लेकिन हाँ ये उन 4 पॉइंट्स जो हम पढ़ चुके हैं उनसे हटके है। इसका मतलब ये है कि वो रिश्ते जो प्रोड्यूसर और नॉर्मल पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं, गुडविल को क्रिएट करने के लिए, वही इसमें आते हैं। फीचर क्या है, पहली बात पब्लिक कंप्राइज, मतलब आपको इसमें पूरी हर एक तरीके की पब्लिक देखने मिलेगी, कस्टमर, सप्लायर, डीलर, मीडिया, इन्वेस्टर, सारे के सारे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो मिल जाएंगे देखने। इसी वजह से बनाया जाता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो ध्यान देता है कि जो कंपनी की इमेज है और गुडविल है ये पब्लिक के सामने अच्छी बनकर रहे, उनकी जो पब्लिसिटी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग नेगेटिव पब्लिसिटी। मान लो किसी भी वजह से ब्रांड जो है वो अपनी इमेज को नहीं बचा पाता, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, तो फिर पीआर टीम आती है उन रिलेशंस को ठीक करने के लिए, और यहां पर वो रीबिल्ड करता है कंपनी की इमेज को और गुडविल को। अब ऐसे कुछ कॉमन फंक्शन जो पीआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं कंपनी की इमेज को सुधारने के लिए, उसमें पहला है पब्लिसिटी। ये कंपनी के बारे में जितनी पब्लिसिटी हो सकती है वो कोशिश करेंगे कि करें। फिर आता है प्रेस रिलीजेस, जो मीटिंग होती है, प्रेस रिलीज होते हैं, ये वो करवाते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर और एंकर इन सभी को बुला के बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है। प्रेस रिलीज देखा होगा, जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े से हॉल में जो सीईओ होते हैं उस कंपनी के वो बता रहे होते हैं, तो यही क्या होता है, प्रेस रिलीज। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, यहाँ पर कभी भी किसी वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो पीआर टीम के थ्रू और इफेक्टिवली हो जाता है। गवर्नमेंट के साथ संबंध खराब हुए तो भी पीआर टीम काम आएगी, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट डेवलप कराने को कहते हैं लॉबिंग। फिर आता है लास्ट में काउंसलिंग। अगर किसी भी तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, सोशल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चिल्ड्रन राइट हो, एजुकेशन हो, तो इसके बारे में भी कंपनी की इमेज से रिलेट करती है कौन सी टीम, पब्लिक रिलेशन टीम।